Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain ideal gas equation or जनरल गैस इक्वेशन। आज के इस लेक्चर में हम आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बॉयल लॉ में पढ़ा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस हैज इनवर्स रिलेशन विद प्रेशर इफ क्वांटिटी ऑफ गैस एंड द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ में कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर हम क्वांटिटी ऑफ गैस और प्रेशर को कांस्टेंट रखें। और उसके बाद हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कीप्ट कांस्टेंट। सो उन तीन लॉज में हमने गैस के दो पैरामीटर्स को कंपेयर किया था। गैस के दो पैरामीटर्स का आपस में रिलेशन हमने एक्सप्लेन किया था व्हाइल कीपिंग द अदर टू कांस्टेंट। लेकिन इस इक्वेशन में, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं, इस इक्वेशन में हम गैस के तमाम पैरामीटर्स को, तमाम वेरिएबल्स को एक ही इक्वेशन में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। तो दिस इज एन इक्वेशन दैट कोरिलेट्स all the parameters, all the variables of an ideal gas. So सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है। इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं कि द इक्वेशन that correlates all the variables of a gas, that is temperature, pressure, volume and number of moles, is called ideal gas equation or general gas equation। आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो गैस के तमाम वेरिएबल्स यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, ये गैस के ये जो चार वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल को एक ही एक्सप्रेशन या इक्वेशन इकट्ठा करके प्रेजेंट करता है। तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। यानी आइडियल गैस इक्वेशन वो इक्वेशन है जो गैस के तमाम वेरिएबल्स यानी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स को एक साथ कोरिलेट करता है। तो ऐसे इक्वेशन को हम नाम देते हैं आइडियल गैस इक्वेशन का, जनरल गैस इक्वेशन का, या हम इसको सिंपली गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन जो है, इसको हम किस तरह डिराइव करेंगे? इसकी हम डिराइवेशन कुछ इस तरह करते हैं। We know from Boyle law, हमें बॉयल लॉ क्या कहता है? हमें बॉयल लॉ कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर केप्ट कांस्टेंट। बॉयल लॉ में हमने इसको तफसील से डिस्कस किया था। बॉयल लॉ ने हमें कहा था कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर और क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड हो, तो फिर वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो बॉयल लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ वी कीप द टेम्परेचर एंड क्वांटिटी ऑफ मोल कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर 1 आ गया। Similarly, from Charles law, चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है? चार्ल्स लॉ में भी हमने पढ़ा था
कि the volume of a given mass of gas is directly proportional to temperature if pressure and number of moles are kept constant। ये हमारे पास दूसरा रिलेशन हो गया। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स यानी क्वांटिटी ऑफ गैस को कांस्टेंट रखें तो फिर वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। तो हमने वॉल्यूम का प्रेशर के साथ और वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशन को इन दो लॉज में डिस्कस किया था। सिमिलरली फ्रॉम एवोगैड्रोस लॉ और एक तीसरा लॉ हमने डिस्कस किया था जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ में हमने पढ़ा था कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स इफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर केप्ट कांस्टेंट। ये हमने तीसरा रिलेशन पढ़ा था एवोगैड्रोस लॉ में। तो बॉयल कहता है कि अगर टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है। चार्ल्स कहता है कि अगर प्रेशर और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। और एवोगैड्रो कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्ट रिलेशन है। ये तीनों अलग अलग लॉज हमें दो दो गैस वेरिएबल्स को आपस में कोरिलेट कर रहे थे, कीपिंग द अदर टू कांस्टेंट। ठीक है, अब कंबाइनिंग रिलेशन 1, 2 and 3 वी गेट। अगर हम इन तीनों रिलेशंस को कंबाइन कर ले, क्योंकि ये तीनों रिलेशंस जो है वो वॉल्यूम के साथ है, लिहाजा अगर हम ये तीनों रिलेशन कंबाइन कर ले तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/p into T into N। हमारे पास ये एक रिलेशन बनता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अकॉर्डिंग टू दीज थ्री लॉज कंबाइंड फॉर्म। ओके, और V इज इक्वल टू, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पे हो जाएगा कांस्टेंट इनटू T इनटू N डिवाइडेड बाय P, और V इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है जो यहां पे हमने लगाया है इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R T N डिवाइडेड बाय P। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। अगर इस रिलेशन को हम रीअरेंज कर ले, रीअरेंजिंग द अबाव इक्वेशन, अगर हम इस रिलेशन को रीअरेंज कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT एंड दिस PV इज इक्वल टू nRT एक ऐसा इक्वेशन हमारे पास बन गया जो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर तमाम चीजों को एक ही एक्सप्रेशन में एक दूसरे के साथ कोरिलेट करता है। और दिस इक्वेशन विच कोरिलेट्स ऑल द पैरामीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन और गैस इक्वेशन, वेयर ये R क्या है? R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड, और इसको हम क्या कहते हैं? आइडियल गैस
कांस्टेंट और जनरल गैस कांस्टेंट, और इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ये R जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम सिंपली गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। लिहाजा ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस, 1 मोल के लिए यानी n इज इक्वल टू 1, फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस द आइडियल गैस इक्वेशन इज गिवन एज। अगर हम यही आइडियल गैस इक्वेशन ले, लेकिन 1 मोल के लिए ले ले, 1 मोल के लिए ले ले, तो ये हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। क्योंकि यहां पे देखें, क्योंकि अगर इनकी बजाय हम 1 लिख ले तो 1 इंटू RT हो जाएगा RT। लिहाजा हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू RT 1 मोल के लिए एक्सप्रेशन है, और PV इज इक्वल टू nRT इन नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाई T। यहां पे देखें, हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। इस इक्वेशन को अगर आप देख ले तो ये इक्वेशन हमें कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ PV और उसका रेशो T के साथ ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा आइडियल गैस के लिए, क्योंकि R इज आइडियल गैस कांस्टेंट या R इज गैस कांस्टेंट। सो द प्रोडक्ट ऑफ PV एंड इट्स रेशियो विद T, द PV वर्सेस T जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है। अब let a gas is at condition 1। फर्ज करें हमारे पास एक कंडीशन पे आइडियल गैस है, तो ये एक्सप्रेशन जो है उसके लिए हम कह सकते हैं कि R बराबर होगा P1 V1 डिवाइडेड बाई T1। गैस एक कंडीशन पे है, 1 कंडीशन पे है, तो कंडीशन 1 पे जो प्रेशर है उसको हमने नाम दे दिया P1, उस प्रेशर पे जो वॉल्यूम है उसको हमने नाम दे दिया V1, और उस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है, उस कंडीशन पे जो टेम्परेचर है उसको हमने नाम दे दिया T1। तो कंडीशन पर 1 पे हमारे पास प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये है, और प्रेशर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास R आता है। Let the condition be changed from 1 to 2। हमने कंडीशन को चेंज कर लिया, हमने प्रेशर चेंज कर लिया, या वॉल्यूम चेंज कर लिया, या टेम्परेचर चेंज कर लिया। तो जब एक चीज चेंज हो जाता है तो उससे ऑटोमेटिकली तमाम चीजें चेंज हो जाएगी करेस्पॉन्डिंगली, और हमारे पास प्रोडक्ट वही आएगा। तो हमारे पास जो नया कंडीशन होगा, प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा, और टेम्परेचर T2 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, जब हम कंडीशन
1 से कंडीशन 2 पे चले जाते हैं तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यूज चेंज हो जाएगी, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होगा वो फिर भी R आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि PV/T हमेशा R आएगा। PV/T का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो कंडीशन 1 पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो प्रोडक्ट है वो R होगी। अगर हम कंडीशन चेंज कर ले तब भी प्रेशर, वॉल्यूम टू टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, R होगा। ठीक है। सो कंबाइनिंग इक्वेशन I एंड I, अगर हम इन इक्वेशंस को कंबाइन कर ले तो हम इस तरह कह सकते हैं कि P1V1/T1 जो है और P2V2/T2 जो है ये दोनों बराबर है R के। यानी कंडीशन 1 पे PV का जो प्रोडक्ट है और उसका टेम्परेचर के साथ जो रेशो है, कंडीशन 2 पे PV के प्रोडक्ट का टेम्परेचर के साथ जो रेशो है वो दोनों R के बराबर है। यानी P1V1/T1 भी R के बराबर है और P2V2/T2 भी R के बराबर है। लिहाजा हम सिंपली लिख सकते हैं कि P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। और यहां पे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन से एक और इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ गई। तो हमारे पास एक और रिलेशन बन गई जिसको हम कहते हैं कि P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। यानी इस इक्वेशन से हम किसी भी गैस का, किसी भी आइडियल गैस के कंडीशन 1 से कंडीशन 2 के मुख्तलिफ पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन और जनरल गैस इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video. Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to calculate the value एंड यूनिट्स ऑफ R। आज की इस वीडियो में हम R, जिसको हम जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट या सिंपली गैस कांस्टेंट कहते हैं, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस R की वैल्यू क्या है और अगर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज है तो उस मुख्तलिफ वैल्यूज के यूनिट्स क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम R के मुख्तलिफ वैल्यूज और उनके साथ उनके यूनिट्स को कैलकुलेट या डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। As we know from general gas equation, हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने जनरल गैस इक्वेशन में पढ़ा कि PV इज इक्वल टू nRT। हमने जनरल गैस इक्वेशन में यह पढ़ा। और अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर ले तो हमारे पास जो नया इक्वेशन आता है वो क्या होगा? R इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय NT। लिहाजा अगर हम किसी भी पॉइंट पे R की वैल्यू और यूनिट्स मालूम करेंगे तो हम इस रिलेशन को यूज करके R की वैल्यू मालूम करेंगे। अब R की हम मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ कंडीशन पे मालूम करते हैं, जिनमें से नंबर 1 कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ R, कैलकुलेटिंग value of R at STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे अगर हम R की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वो किस तरह करेंगे। लिहाजा यहां पे हम R की वैल्यू STP पे मालूम करना चाहते हैं और as we know that हमें पता है
कि एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे हमारे पास होता है T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि बराबर होता है 273 केल्विन का। हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। सो नॉर्मली हम STP पे जो टेम्परेचर लेते हैं वो कौन सा होता है, वो 273 केल्विन होता है। ठीक है, नॉर्मली हम सेंटीग्रेड के बजाय केल्विन इस्तेमाल करते हैं और हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, STP पे जो प्रेशर हम लेते हैं उसको हम स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं, और आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रेशर STP पे जो हम लेते हैं वो कितना होता है, वो होता है 1 ATM का। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द स्टैंडर्ड प्रेशर एट STP। और जब हम नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड लेते हैं तो 1 मोल को हमेशा हम स्टैंडर्ड मोल्स लेते हैं। हम जब हमेशा मोल्स की कैलकुलेशन करते हैं तो 1 मोल हमारे पास स्टैंडर्ड है, लिहाजा हम मोल अगर स्टैंडर्ड लेंगे तो वो STP पे हम नॉर्मली 1 मोल ऑफ एनी गैस लेते हैं। ठीक है, और जब हम 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP ले लेते हैं तो हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था कि 22.414 डीएम क्यूब जगह वो ऑक्युपाई करता है, यानी STP पे 1 मोल गैस 22.4 डीएम क्यूब जगह जो है वो क्या करती है, वो ऑक्युपाई करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज हो गए इस इक्वेशन में। लिहाजा अब हम लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यूज of T, P, N and V in equation 1। अगर हम इस इक्वेशन 1 में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर के ये वैल्यूज लगा दी तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा। R इज इक्वल टू, प्रेशर कितना है 1 ATM, N2 वॉल्यूम कितना है 22.414 डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 मोल, इनटू टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये हमारे पास R की जो है वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने इक्वेशन में फिलअप कर लिया। या फिर R इज इक्वल टू, अगर हम 22.414 को 273 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आता है 0.0821। ये वैल्यू हमारे पास आता है, और इसका जो यूनिट होगा ATM यहां से आ गया, डीएम क्यूब यहां से आ गया, मोल जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी पर मोल, केल्विन जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर भी माइनस हो जाएगी। ये हो गया। लिहाजा दिस इज द वैल्यू ऑफ R एट STP। R की वैल्यू STP में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो बराबर होगा 0.0821 ATM डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। R अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू 8.21 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 डिजिट पॉइंट यहां पे चला जाएगा तो -2, और यूनिट्स वही रहेंगे ATM डीएम क्यूब पर मोल per Kelvin. So this is the value of R at STP। तो अगर हमारे पास कैलकुलेशंस में सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स हमारे पास R की वैल्यू STP पे हम लगाएंगे तो हम ये वैल्यू लगाएंगे
एंड उसके साथ जो हम यूनिट्स लगाएंगे वो ये लगाएंगे. सो दिस इज द यूनिट्स एंड वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी. आई होप आपको समझ आ गया होगा. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट्स. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आज की इस वीडियो में हम आर के वैल्यू और यूनिट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. सो पिछले लेक्चर में हमने आर की वैल्यू को और यूनिट्स को स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे मालूम किया था. आज की इस लेक्चर में हम आर की वैल्यू एसआई सिस्टम में मालूम करेंगे. सो एज वी नो दैट हमें पता है, जनरल गैस इक्वेशन ने हमें बताया है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या फिर अगर इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई एन टी. यानी अगर हम R की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम में तो वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन. ठीक है. अब जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एसटीपी पे हमने प्रेशर लिया था 1 atm. 1 atm इज द स्टैंडर्ड प्रेशर. लेकिन अगर हम एसआई वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि एटीएम इज नॉट द यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. सो हमने इस 1 एटीएम वैल्यू को जो कि एसटीपी वैल्यू है इसको हमने कन्वर्ट करना होगा एसआई वैल्यू में. और एसआई में प्रेशर का जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है. और हमने पिछली लेक्चर्स में पढ़ा था कि 1 एटीएम दरअसल बराबर होता है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के. लिहाजा हमने 1 एटीएम प्रेशर को एक्सप्रेस कर लिया स्टैंडर्ड एसआई प्रेशर में जो कि 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनता है. ठीक है. इसी तरह हमने एसटीपी पे हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं. और सेल्सियस जो है वो इस आई सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इस आई सिस्टम में हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं. सो वी विल कन्वर्ट सेल्सियस टेम्परेचर इनटू केल्विन टेम्परेचर. और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बराबर होता है 273 केल्विन का. सो अगर हम इस आई सिस्टम में आर की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो हमने प्रेशर की वैल्यू को भी एसआई यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है, टेम्परेचर की वैल्यू को भी एसआई यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है. ठीक है. इसी तरह हमने नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड लिया था. तो अगर हम नंबर ऑफ मोल स्टैंडर्ड लेते हैं तो 1 मोल इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स एट एसटीपी और 1 मोल इज द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स इन एसआई. सो हम इसको एज सच ले लेंगे. एंड वॉल्यूम जो है हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि एसटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 डीएम क्यूब होता है. ये एक मोल गैस का वॉल्यूम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे. यानी इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, इस टेम्परेचर को हमने केल्विन में और इस प्रेशर को हमने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है. लिहाजा डीएम क्यूब इज नॉट द यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल में हम डीएम क्यूब की बजाय मीटर क्यूब इस्तेमाल करते हैं. लिहाजा वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू फ्रॉम डीएम क्यूब इनटू मीटर क्यूब. और उसके लिए हम इसको 1000 पे डिवाइड करते हैं. और आपको पता है कि 1000 डीएम क्यूब जो होता है वो 1 मीटर क्यूब होता है. सो डीएम क्यूब में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0.0224 और हमारे पास
यूनिट कन्वर्ट हो गया डीन क्यूब से मीटर क्यूब में। ठीक है, अब पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर इन एंड वी इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यूज जो है वो क्या कर लेंगे, वो पुट कर लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास इक्वेशन बराबर हो जाएगा R इज इक्वल टू, पुट द वैल्यूज। प्रेशर के लिए हमने लगाना है 1,01,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम के लिए हमने लगाना है 0.0224 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने लगाना है 1 मोल, N2 टेम्परेचर के लिए हमने लगाना है 273 केल्विन। ठीक है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब के साथ कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 मीटर रहता है। अब R इज इक्वल टू, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले और इसको 273 पे डिवाइड कर ले तो हमारे पास आता है 8.313। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू? इस आई वैल्यू, सिस्टम इंटरनेशनल की वैल्यू, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, यहां पे न्यूटन रहता है और यहां पे मीटर, तो इसका न्यूटन इनटू मीटर हो जाएगा न्यूटन मीटर इनटू मोल। जब ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, पर मोल। केल्विन जब ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा पर केल्विन। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ R की जो सिस्टम इंटरनेशनल में वैल्यू है वो 8.313 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंस 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जॉल। आपको पता है कि न्यूटन मीटर को हम जॉल भी कहते हैं, लिहाजा इस इक्वेशन को हम इस अंदाज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि R इज इक्वल टू 8.313 जॉल पर मोल पर केल्विन। So this is another expression in the value of R with different units. ठीक है, अब as we know that 4.18 जॉल जो होते हैं वो 1 कैलोरी के बराबर होते हैं। लिहाजा अगर हम इस वैल्यू को जॉल के बजाय केल्वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस तरह कर लेंगे कि R इज इक्वल टू 8.313 जॉल पर मोल पर केल्विन है। ये हमारे साथ वैल्यू है R की जॉल में। अगर हम जॉल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम इस वैल्यू को 4.18 जॉल पर कैलोरी पे डिवाइड कर लेंगे। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो जॉल के साथ कैंसिल हो जाएगा और कैलोरी ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास R की वैल्यू अब आएगी जॉल के बजाय कैलोरी यूनिट पे, और वो होगी 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। एंड दिस इज another
value with different units of R. So हम R की वैल्यू अगर न्यूटन मीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो दिस इज द वैल्यू एंड दीज आर द यूनिट्स। अगर हम R की वैल्यू को जॉल पर मोल पर केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं तो दिस इज द वैल्यू, दीज आर द यूनिट। और अगर हम कैलोरी में एक्सप्रेस करते हैं, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, सो दिस इज द वैल्यू एंड दीज आर द यूनिट्स। सो हम R को मुख्तलिफ वैल्यूज विद मुख्तलिफ यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस I value of R. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video. Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to discuss how to calculate the mass of a gas with the help of R. अगर हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मौजूद है तो इसकी मदद से हम किसी गैस का मास बगैर तोले किस तरह मालूम कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, हमने जनरल गैस इक्वेशन को तफसील से डिस्कस किया था और जनरल गैस इक्वेशन हमें बताता है, जनरल गैस इक्वेशन हमें क्या बताता है? वो हमें बताता है कि PV इज इक्वल टू nRT। ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है। बट हमने पिछली लेक्चर्स में डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 में हमने तफसील से डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम को हम स्मॉल m से और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा अगर हम इस इक्वेशन 1 में n के बजाय इनकी ये वैल्यू लगा लें, सो क्या हो जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 में इनकी ये वैल्यू लगा ले तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m इंटू RT। ये हमारे पास आ जाएगा हमारा इक्वेशन, ठीक है। अब इस m को अगर हम यहां पे ले आए तो ये हो जाएगा PV कैपिटल M इज इक्वल टू mRT। ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और हम मास इन ग्राम मालूम करना चाहते हैं गैस का, लिहाजा हम m को यहां पे जोड़ देते हैं और RT यहां पे आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू PV कैपिटल M डिवाइडेड बाई RT। हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन टेल्स अस, ये जो इक्वेशन 2 है ये हमें बताता है कि अगर हमें किसी गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास और टेम्परेचर मालूम हो, R जो कि एक कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लगा लेंगे और इस इक्वेशन को हम कैलकुलेट करके उसी गैस का मास बगैर तोले मालूम कर सकते हैं। सो अगर हमारे पास R की वैल्यू ना होती तो हम इन चीज़ों की मदद से M की वैल्यू को कभी कैलकुलेट इस तरीके से नहीं कर सकते। लिहाजा दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ R। Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to calculate density of gas with the help of R. अगर हमें किसी गैस के चंद पैरामीटर्स मालूम हो तो R की वैल्यू लगाने से हम किसी भी गैस के डेंसिटी को थ्रू कैलकुलेशन बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। हम ये किस तरह करेंगे? लेट्स स्टार्ट। एज वी नो from ideal gas
इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था? आइडियल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू nRT। बट हमने पिछली लेक्चर्स में ये भी पढ़ा था कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल किस चीज के बराबर होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास का। नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के बराबर होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम को हम स्मॉल m और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में अगर हम इन के बजाय ये वैल्यू पुट कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा PV इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू RT। ये हमारे पास बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर ले तो ये बन जाएगा PVM इज इक्वल टू MRT। इस तरह हो जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और रीअरेंज कर ले तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू, अगर हम V को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा M डिवाइडेड बाय VRT। यानी अगर हम इस V को नीचे ले आए तो ये इस तरह हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। बट हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी कहते हैं। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, हम इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू लगा लेते हैं और ये हमारे पास हो जाएगा PM इज इक्वल टू DRT। हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बन गया, हम इसमें से D में इंटरेस्टेड है तो RT यहां पे आ जाएंगे और हमारे पास D बराबर हो जाएगा PM डिवाइडेड बाय RT। यहां पे आप देखिए हमारे पास एक नया इक्वेशन बन गया और ये नया इक्वेशन हमें क्या बताता है? ये नया इक्वेशन हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास किसी गैस का प्रेशर, उसका मोलर मास, टेम्परेचर और R की वैल्यू पता हो तो हम बगैर एक्सपेरिमेंटेशन के, बगैर नाप तोल के उस गैस की डेंसिटी को बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन बड़ी आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं।